मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। आज 24 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग डिप्रेशन के कारणों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुझे यकीन है कि इस बारे में आपकी समझ काफ़ी कुछ विकसित हो चुकी होगी और एक तथ्य आपने बहुत गहराई से शायद महसूस किया हो अलग अलग दिनों के एपिसोड को सुनने के बाद कि कारण चाहे भले ही अलग अलग हों जिनके बारे में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके केंद्र में हमारी विचार पद्धति ही है। यानी कि हमारे विचार किस तरीके के हैं, इसी पर यह निर्भर करता है कि जो डिप्रेशन है वह होगा नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, किस तरीके का होगा। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि काफ़ी विस्तार से इस पर हम लोग बातें कर चुके हैं और आज मैं कुछ और जो इससे जुड़ी हुई दूसरी छोटी बातें होती हैं लेकिन अपने आप में वे महत्वपूर्ण होती हैं, उनकी तरफ आप सबका ध्यान थोड़ा सा दिलाना चाहूँगा। दोस्तों, जो एक बहुत बड़ी बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी महसूस होती है और ख़ासकर एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद शायद आप इसे रियलाइज़ कर पाते हैं कि जो बहुत अत्यधिक बुद्धिवादिता है, बुद्धिवादिता जिसे आप कह लीजिए कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिटी, मैं सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना, तथा कथित बुद्धिवादिता, वह भी कहीं न कहीं डिप्रेशन का कारण बनती है। शायद मैं अगर इसकी जगह अनास्था शब्द का इस्तेमाल करूं तो आपके समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से बातें आ सकेंगी। अनास्था को आप एक तरह से चाहें तो आध्यात्मिकता से भी जोड़कर देख सकते हैं। आस्था का मतलब है किसी चीज के प्रति बहुत गहरा विश्वास होना। देखिए, अब ये गहरा विश्वास प्रकृति के प्रति भी हो सकता है, ईश्वर के प्रति भी हो सकता है, किसी भी अन्य तथ्य के प्रति हो सकता है। जब हमारे मन में किसी के प्रति बहुत ही गहरी आस्था होती, हो सकता है कि वो गुरु के प्रति ही हो, किसी ग्रंथ के प्रति ही हो, जैसे धार्मिक ग्रंथ, इसीलिए उन्हें धार्मिक कहा गया है, हालांकि वो ग्रंथ ही हैं। जब उनकी रचना हो रही थी तो कोई उस धार्मिक ग्रंथ की रचना नहीं हो रही थी, लेकिन उससे मानव जाति को इतना ज्यादा लाभ मिला, मानव जाति को महसूस हुआ कि ये तो हमारे अंदर के जीवन की बात कर रहा है और इससे हमें बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है, तो हमने उसे धार्मिक ग्रंथ कह दिया। तो धार्मिक ग्रंथ के प्रति आस्था हो सकती है। देखिए, डिप्रेशन क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि दलदल में मस्तिष्क के धंसने की एक स्थिति है, धंसते चले जाने की दलदल में। तो जो आस्था है वो एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे ऊपर से किसी ने डोर लटका दी हो और वो हमें कह रहा हो कि इस डोर को तुम पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ खींच करके इस दलदल से निकाल दूंगा। जो अतिरिक्त जो बुद्धिवादिता, देखिए मैं बुद्धि के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं तर्क के खिलाफ भी बात नहीं कर रहा हूं। जो वैज्ञानिक दृष्टि है वो होनी ही चाहिए और जिनमें एक संतुलित वैज्ञानिक दृष्टि होगी वो डिप्रेशन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो हर बात को तार्किक रूप से कार्य कारण संबंधों के आधार पर विश्लेषित करके उसके सत्य को जान लेंगे और जैसे ही आप सत्य को जान लेंगे, सीधी सी बात है कि आपका आचरण बदल जाएगा। मैं यहां रूखी तर्कवादिता की बात कर रहा हूं। देखिए, तर्क बहुत विचित्र किस्म का दुधारू तलवार है। आप एक ही बात को, एक ही घटना को तर्क के द्वारा सही सिद्ध कर सकते हैं और उसी घटना और उसी बात को आप तर्क के द्वारा गलत सिद्ध कर सकते हैं। सवाल यह है कि आप सत्य की तलाश के लिए तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली वो आगे चल करके अनास्था के चंगुल में फंसते ही फंसते हैं और जैसे जैसे हम अनास्था के चंगुल में फंसते चले जाते हैं, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम अंदर का जो हमारा जीवन है, जो आंतरिक जगत है, वह रूखा होता चला जाता है, वह सूना होता चला जाता है और हमें कुछ समय के बाद ऐसा लगता है जैसे जीवन से सारी हरियाली खत्म हो गई हो। यानी कि यह कह लें कि जीवन में जो एक भावनात्मक, जो एक गीलापन होना चाहिए, जो भावनात्मक नमी होनी चाहिए, वो कहीं गायब हो गई है। दोस्तों, डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। सब कुछ अपने रिसर्च करने के बाद वो बाकायदे इंग्लैंड से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी, वहीं उन्होंने मकान बनाया था। मैंने देखा है, चित्र में ही देखा है, बहुत बड़ा उनका मकान है जहाँ ढेर सारे ईंट पत्थर ये सब उन्होंने रखे हुए हैं।
इसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये मेंशन किया कि सब कुछ खत्म करने के बाद जब मैं कविता की किताब पढ़ने लगा तो कविता में मुझे मजा नहीं आया, पोएट्री में मजा नहीं आया। और जब मुझे पोएट्री में मजा नहीं आया तब मैंने रियलाइज किया कि जिंदगी में मेरी चाहे जो दूसरी कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न रही हो, लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी पराजय है। पोएट्री में आनंद आने का क्या मतलब है, न आने का क्या मतलब है? पोएट्री में आनंद आ रहा है इसका मतलब है कि आप भावनात्मक जीवन जी रहे हैं। और पोएट्री में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो नदी थी, जो तालाब था, जो झील शब्द ज्यादा सटीक होगा, वह सूख गया है। अब आपको पोएट्री में आनंद कैसे आएगा? तो मुझे लगता है कि हमें जो एक अतिरिक्त तर्कवादिता का जो आकर्षण होता है उससे भी अपने आप को कहीं न कहीं बचा कर रखना चाहिए। और जब हम वहां से अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश करेंगे तो हम अपने अंदर के जीवन को देख सकेंगे, उसका स्वाद ले सकेंगे, उसे महसूस कर सकेंगे और गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी आप मान करके चलिए कि अपनी मजबूती को बनाए रख सकेंगे। तो दोस्तों, इसी का एक दूसरा पक्ष होता है आध्यात्मिकता का, वो है भौतिकता। जितना ज्यादा हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे चलते चले जाएंगे वो तो मृगमरीचिका है, वो प्यास कभी नहीं बुझ सकती क्योंकि वो चीज होती ही नहीं है। तो यह भी देखा गया है जो बहुत ही ज्यादा भौतिकता के पीछे भागते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए और चीजों का कोई अंत नहीं होता, तो पता लगता है कि वो पूरी तरह से थक गए हैं। एक समय जाने के बाद चीजें तो हैं लेकिन उसका उपभोग करने की स्थितियां नहीं रह गई हैं। तो फिर जीवन में एक निराशा का भाव आता है कि अरे सबके लिए क्या किया, क्यों किया, इससे अच्छा तो वो किया होता। तो वो भी फिर एक तरह से हमें धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाने लगता है। दोस्तों, नो डाउट कि बाकायदे मेडिकल साइंस ने इस बात को भी स्थापित किया है कि ये कुछ मायनों में जेनेटिक भी होता है, जीन्स से भी आते हैं। अगर हमारे पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों तक जीन्स काम करते हैं, सामान्यतः माना जाता है कि उनको अगर किसी को अवसाद की स्थिति झेलनी पड़ी हो तो फिर थोड़े से आने की संभावना रहती है, लेकिन इसका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। मौसम को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे बरसात के दिनों में कहा जाता है कि डिप्रेशन की स्थितियां ज्यादा बनती हैं और उसके पीछे बाकायदे कारण दिए जाते हैं। अब देखिए, बरसात का मौसम है, वातावरण में नमी है यानी कि ताजगी नहीं है, सूर्य का प्रकाश गायब है, सूर्य का प्रकाश यानी कि ऊर्जा का स्रोत गायब है, चारों तरफ आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधलापन, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं, एक प्रकार से कभी कभी हम कह भी देते हैं बड़ा डिप्रेसिव वातावरण है। मतलब वातावरण जो ऐसा है वो बड़ा निराशा पैदा करता है, मन में एक अंधेरा सा उत्पन्न कर देता है। तो जो वातावरण है, जो मौसम है, ये सारे भी अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आपके चारों तरफ लगातार निगेटिव बातें हो रही हैं, नकारात्मक बातें ही हो रही हैं, जैसे कि अभी कोरोना ने काफी निगेटिव एटमॉस्फेयर पूरी की पूरी दुनिया में बना दिया था, तो इससे भी कहीं न कहीं डिप्रेशन, निराशा आप कह लीजिए, उसकी भावना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ढेर सारे जो इसके कारण हो सकते हैं उन पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें की हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके और फिर अपने लिए सही रास्ते की तलाश करेंगे और इसमें आपको सफलता मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब आप सबसे इस विषय के लिए इजाजत चाहूंगा।